Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन सेंटर में क्लास 11th 12th और आरआरबी और संविदा के लिए तैयारी कराई जा रही है। तो हम 11th 12th और आरआरबी के लिए सब्जेक्ट ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं सबसे पहले। तो और आज की क्लास में हम क्लास 10th को देख रहे हैं, जिसमें सामाजिक यानी सोशल साइंस का पहला अध्याय है, जिसका नाम है भारत के संसाधन, यानी मृदा, जल, वन्य प्राणी, इन संसाधनों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज की क्लास में। उससे पहले आपको हम बता दें कि जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल पर, वो प्रशांत एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्लास। तो भारत के संसाधन, मृदा, जल, वन्य प्राणी। तो संसाधन से आशय क्या है? संसाधन से आशय क्या है, यह जो आज हम पढ़ेंगे वो देखते हैं। संसाधन से आशय, परिभाषा इसकी, संसाधन का महत्व, संसाधन के प्रकार। ठीक है, इतनी चीजें आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं संसाधन से आशय है क्या, संसाधन क्या है होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लीजिए आप कि कोई भी वस्तु या तत्व संसाधन तब कहलाएगा जब वो मानव की कठिनाइयों का निवारण कर सके। कहने का मतलब दूसरे भाषा में कि कोई भी वस्तु या कोई भी तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, वो मतलब संसाधन कहलाता है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई चीज जो मनुष्य के उपयोग में ना आए, वो संसाधन नहीं होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जब मानव के लिए उपयोगी हो, मानव की कठिनाइयों का निवारण करे और उसके लिए मतलब क्या हो, यूजफुल हो, वो सब चीजें क्या कहलाएंगी? संसाधन कहलाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हमारा आशय हो गया, इसका अर्थ हो गया, सिंपल सा अर्थ हो गया। ठीक है, अब जैसे देखते हैं कि संसाधन में मृदा, जल, वन्य प्राणी। जल को लेते हैं तो जल एक संसाधन है। जल एक क्या है? एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपको पता है कि जल जीवन कहलाता है, जल ही जीवन कहलाता है। तो जल क्या है? हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। वो सभी जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है, पेड़ पौधों के लिए वृद्धि के लिए सहायक होता है, भोजन बनाने के लिए सहायक होता है ना। सब जल क्या होता है? जल हमारी स्वच्छता के लिए, नहाने धोने, खाना पकाने, कृषि के लिए यानी फसलों की सिंचाई करने के लिए हर तरह से जल उपयोगी है ना। इसलिए जल क्या है? एक संसाधन है। मृदा को देखते हैं। मृदा भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि मृदा मनुष्य के लिए उपयोगी है। क्यों? अगर मृदा ना होती, भूमि ना होती, तो यहाँ पे कृषि कैसे की जाती? ठीक है ना। तो मृदा भी हमारे लिए, हर इंसान के लिए, मानव के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब देखते हैं जैसे भूमि है। भूमि तो आप समझते हैं कि भूमि में हम लोग रहते हैं। स्थल एक ऐसी चीज है जहाँ पे मानव निवास करता है, सारी उसकी चीजें रहती हैं। वनस्पतियां भी भूमि पर ही होती हैं, कृषि भी भूमि पर ही की जाती है। तो इसलिए क्या है? मतलब संसाधन, ये सब संसाधन के अंतर्गत आता है। तो संसाधन का सीधा सा अर्थ है कि कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व जो मानव के लिए उपयोगी हो, जो उपयोग में आए, उसको हम संसाधन कहते हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि जब मानव आदिकाल की बात करते हैं, तो आदिकाल में जब मानव था, आदिकाल के मानव, आदि मानव कहे जाते थे, वे पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करते थे। यानी प्रकृति पर, यानी पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करते थे। उनका खान पान, रहन सहन, कपड़े, हर चीज केवल प्रकृति द्वारा संभव थी, प्रकृति पर निर्भर थे। कैसे? मानव जंगलों में रहता था, आप जानते हैं उस समय उतना विकास नहीं हुआ था उसका। तो मानव क्या करता था? उसी जंगल में लगी हुई वनस्पतियां खाता था, भरण पोषण करता था उससे, और वहीं रहने वाले जानवर, वन्य जीव उसका शिकार करता था
और रहने के लिए वो जंगलों में, पेड़ों पर, गुफाओं में, ऐसी जगह पे रहता था। वस्त्र के लिए वो वृक्षों की छाल उपयोग करता था, है ना। तो कहने का मतलब कि जो आदिकाल का मानव है, आदिकाल का मानव है, वो पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि आज के समय में जो मानव है वो क्या है, विकसित है, विकास उसका हो रहा है और हो भी चुका है। वो धीरे धीरे अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपना दिमाग, तकनीक लगा के प्राकृतिक चीजों से प्राप्त, यानी प्राकृतिक संसाधनों को अपने उपयोग में लाने के लिए और भी बेहतर तरीके से उसका रूपांतरण करता है, जिससे वो उसके लिए और अधिक मूल्यवान और उपयोगी हो जाती है। ठीक है, और देखते हैं संसाधनों का महत्व। संसाधनों का महत्व आप जानते हैं दोस्तों, देखिए किसी भी मनुष्य के विकास के लिए महत्व की बात करते हैं। संसाधनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में? किसी भी देश या मानव के विकास के लिए संसाधनों का होना बहुत ही आवश्यक है ना। अच्छा, आप ये बताइए कि अगर संसाधन नहीं होगा तो मानव का विकास या देश की प्रगति कैसे होगी, है ना। तो सबसे बड़ी बात है, अगर मृदा उपजाऊ नहीं है या मृदा है ही नहीं, जल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है ना, वायु अच्छे से नहीं मिल रही है, वनस्पतियां नहीं है वहां, खनिज नहीं है वहां। जैसे मान लीजिए किसी भी देश में क्या खनिज हर जगह होते हैं? नहीं होते, है ना। शक्ति के साधन क्या होते हैं हर जगह? नहीं प्राप्त होते। तो जहां प्राप्त होते हैं वहां का विकास आप देख लीजिए कि वहां के मानवों का और वहां के देश का विकास कैसा है। और जहां पे खनिज, ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं, वहां का विकास कैसा है। पहले क्या होता था दोस्तों कि जो पहले केवल पैसे को लेकर चला जाता था, यानी जिस देश के पास पैसा है, पूंजी है, उसको सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अमीर मान लिया जाता था, यानी विकसित मान लिया जाता था। लेकिन मानव सूचकांक जो है वो केवल पूंजी पर निर्भर नहीं करता है। वहां पर प्राप्त संसाधन, उपलब्ध संसाधन का उपयोग जब मानव अपनी शिक्षा, अपनी तकनीक, अपने दिमाग से करता है तो उसका विकास अधिक अच्छे से होता है। ठीक है ना, उस देश की प्रगति अधिक अच्छे से होती है। क्या किसी के पास पैसा है और वो किसी चीज का उपयोग नहीं कर पाता है तो क्या वो विकसित की श्रेणी में आएगा? नहीं आएगा। जैसे अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका के पास बहुत पैसा है लेकिन उसके पास उसका मानव सूचकांक जो है उतना ज्यादा नहीं है जितना कि यूरोप में स्थित नॉर्वे देश का है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास जो उपलब्ध संसाधन है वहां के लोग अपने दिमाग, तकनीक और शिक्षा से उस पर काम करते हैं और उस संसाधनों को अपने लिए उपयोगी बनाते हैं। ठीक है, इसलिए वहां की प्रगति ज्यादा होती है। ठीक है ना, तो ये है महत्व। संसाधनों का महत्व क्या होता है कि किसी भी देश, किसी भी मानव, किसी भी स्थान के लिए, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए, मानव के विकास के लिए संसाधनों का होना आवश्यक है। और उससे भी ज्यादा आवश्यक है, अगर संसाधन है तो मानव अपनी तकनीक से उसको कितना उपयोगी बना सकता है। ठीक है ना, इसलिए संसाधन का महत्व है। दूसरी बात ये कि आप देखिए संसाधन का महत्व इसलिए भी है कि कोई भी व्यक्ति, पहली बात, अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत मृदा, जल, वन्य प्राणी, जीव जंतु, यहां तक कि मानव भी एक मूल्यवान संसाधन है। किसके लिए? हमारी प्रकृति के लिए, हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए एक मानव मूल्यवान संसाधन है। क्यों? क्योंकि उस देश का विकास करने में मानव का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्यों? क्योंकि वो मानव ही है जो अपनी शिक्षा से, अपने तकनीक से, अपने दिमाग से वहां की चीजों को, वहां के संसाधनों को, प्राप्त संसाधनों से विनिर्माण कर, उपयोगी चीज बनाकर वहां का विकास करता है। ठीक है, तो मानव क्या है? एक मूल्यवान संसाधन है। किसके लिए? हमारे देश के लिए। अब आइए नजर डालते हैं संसाधनों के प्रकार पर। तीसरी चीज है संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार के अंतर्गत अगर हम देखें तो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन।
तो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या आता है, देखिए प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, यानी ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वो मानव, उसमें मानव का हाथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे भूमि, देखिएगा भूमि क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। क्या भूमि को मानव ने निर्मित किया? नहीं किया, है ना, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। दूसरा है मृदा। मृदा, जो मृदा है, मृदा का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से टूट टूट कर हुआ पृथ्वी पर, ठीक है। तो मृदा क्या मानव ने बनाया? नहीं बनाया, लेकिन उसका उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन हो गया। वायु, वायु हमारे वायु चारों तरफ सार्वजनिक तौर पे है, उसका उपयोग सभी मानव करते हैं, सभी जीव जंतु करते हैं, सभी वनस्पतियां करती हैं। तो क्या मानव ने बनाया? नहीं बनाया। कहां से मिला? प्रकृति द्वारा मिला, ठीक है। जल, जल भी आप जानते हैं कि जल मानव ने नहीं बनाया, ठीक है, ये प्रकृति द्वारा है। वन, जीव जंतु, खनिज, खनिज क्या है? खनिज मानव ने नहीं बनाया, खनिज पृथ्वी के भीतर मिलते हैं, ठीक है ना, कई करोड़ों वर्षों तक उनका निर्माण होता है। उसके बाद खनिज क्या करता है? मानव निकालता है। फिर जैसे खनिज के रूप में हम कहते हैं लोहा निकाला, तो वो लोहा लौह अयस्क के रूप में बाहर आया। फिर मानव अपनी शिक्षा और अपनी तकनीक से उस लोहे को मशीनों में परिवर्तित कर दिया, उपकरण में परिवर्तित कर दिया, यंत्र में परिवर्तित कर दिया। तो वो लोहा जो प्राकृतिक संसाधन था उसको मानव ने क्या कर दिया? मानव निर्मित संसाधन बना के उसको और उपयोगी बना दिया, ठीक है। उसकी कीमत, उसके मूल्य में वृद्धि कर दी और अपने लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बना लिया, ठीक है ना। तो ये होता है। सूर्य का प्रकाश, आप जानते हैं सूर्य का प्रकाश हम सबके लिए जरूरी है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ना तो पौधे भोजन बना सकेंगे, ना तो हमको प्रकाश मिलेगा, ना तो हम कुछ कर सकते हैं, है ना। इसलिए ये सारी चीजें मानव के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और सीधी सी बात कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो, मानव के जीवन को सुखद और सरल बना दे, वो प्राकृतिक संसाधन या संसाधन कहलाता है। अब देखते हैं दूसरा प्रकार, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? सीधी सी बात है कि कोई भी प्राकृतिक संसाधन, यानी मानव को जब प्राकृतिक संसाधन मिला, उस प्राकृतिक संसाधन को मनुष्य ने अपने शिक्षा, तकनीक, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उसके रूप में, स्वरूप में क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। और उसके बाद वो चीजें मनुष्य के लिए और भी ज्यादा मूल्यवान और उपयोगी हो गईं। तो ठीक है, तो क्या हो गया? वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। अब देखिए जैसे मकान, मकान किसने बनाया? मकान मानव ने बनाया। ये क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन हो गया। लेकिन मकान बनाने के लिए, क्या मकान बनाने के जितने सामान लगे तो क्या वो मानव ने बनाए? हर चीजें मानव ने नहीं बनाई, ठीक है ना। जो उसमें लगता है, हम कहते हैं कोई भी चीज जैसे ईंट, भूमि, तो क्या भूमि मानव ने बनाया? भूमि मानव ने नहीं बनाया वो, लेकिन वो मकान जो है उसी भूमि पर बना हुआ है। ईंट, सीमेंट, कोई भी चीज होती है तो हमें कहीं ना कहीं से प्राकृतिक संसाधनों को लेकर उसके स्वरूप में रूपांतरण करना पड़ता है, तब जाके हम कोई नई चीज विनिर्माण करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं उसका, तब वो जाके मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। लेकिन उसमें प्राकृतिक संसाधनों का होना अनिवार्य ही होता है, वो होता ही होता है। सड़क भी बनाता है, कौन बनाता है? मानव बनाता है। ये किसकी उपज है, किसका दिमाग है कि भूमि पर, एक भूमि मान लीजिए समतल चौरस ना होके उबड़ खाबड़ भी है, कैसी भी भूमि है, तो वहां पर मानव अपनी सुविधा के लिए, तकनीक के लिए क्या किया? सड़क निर्माण कर दिया। अब सड़क निर्माण कहाँ किया? भूमि पर किया ना। तो भूमि तो क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो सड़क है वो मानव निर्मित संसाधन हो गया, ठीक है। तीसरी चीज परिवहन के साधन। अब परिवहन के साधन, मानव अपने सुविधा के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जल्दी जाने के लिए किसका निर्माण किया? परिवहन के साधन, यानी यातायात, मोटर कार, गाड़ियां, वायुयान, ये सारी चीजें किसकी बनाई हुई हैं? मनुष्य की बनाई हुई हैं। लेकिन जो मानव खुद है, क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता?
जा सकता है। मानव के 2 पैर होते हैं, वो पैर से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। मानव के हाथ हैं, वो काम भी कर सकता है। लेकिन मानव क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है ना। लेकिन जो उसने परिवहन के साधन बनाए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, तो वो उसकी उपज है, ठीक है। वो अपना समय और अपना जल्दी पहुंचने के लिए और उसकी कीमत में, मूल्य में वृद्धि हो गई, ठीक है ना। यहाँ पे परिवहन का साधन यूज कर लिया, वो बना लिया, तो वो यहाँ से वहाँ जल्दी से आसानी से पहुंच सकता है, ठीक है। तो इसका भी उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं मशीनें देखिए, खनिज हमें मिला कहाँ से, जमीन के भीतर यानी पृथ्वी के अंदर से मिला, तो ये प्राकृतिक संसाधन था। और जब हमने इसका उपयोग मशीन बनाकर कर लिया, और मशीनों का उपयोग हम जब किसी चीज़ को निर्माण करने के लिए करेंगे या कारखानों में लगाएंगे, उससे हम कोई चीज़ बनाएंगे, तो वो मानव के लिए अधिक उपयोगी हो जाएंगी। तो जो मशीन है वो कैसी हो गई, मानव निर्मित हो गई। संचार के साधन देखिए आप, संचार के साधन मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें मानव द्वारा बनाई गई हैं। लेकिन ये मानव के लिए कितनी उपयोगी हैं ये आप भी जानते हैं, है ना। दवाइयाँ अगर हम औषधि की बात करें तो वनों से भी हमें औषधियाँ मिलती हैं। लेकिन जो मानव आधुनिक समय बनाता है दवाइयाँ, वो मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है ना। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संसाधनों के अंतर्गत आती हैं, जो मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया संसाधन के प्रकार और संसाधन। एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा, जो आप लोगों के दिमाग में रहता है। संसाधन में आता है एक नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। थोड़े से संसाधन को और मतलब विस्तार से वर्गीकृत किया गया है। मानव निर्मित संसाधन को मान लीजिए या प्राकृतिक संसाधन को मान लीजिए, तो थोड़ा सा और वर्गीकरण किया गया है, वो भी आप जाने रहिए कि उसको कैसे किया गया है। तो एक होता है नवीकरणीय संसाधन। क्या होता है, नवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन जो होता है वो कभी ना समाप्त होने वाला संसाधन होता है। यानी नवीकरणीय संसाधन, इसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा, क्या आती है, सौर ऊर्जा, ठीक है। ये ऐसा संसाधन है सौर ऊर्जा जिसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। कहां तक, लंबे समय तक कर सकते हैं, जब तक सूर्य है तब तक इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया वायु, भूमि, जल, मृदा, ये सारी चीजें नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं, नवीकरणीय संसाधन, यानी असमाप्यशील संसाधन, यानी ये कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं। इनका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन यानी समाप्यशील संसाधन। इसका उपयोग हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। इसमें आता है कोयला। कोयले को एक बार जब हम यूज कर लेते हैं, यानी जल जाता है कोयला, तो वो क्या बन जाता है, राख बन जाता है। तो क्या उसका दोबारा हम उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल, पेट्रोल क्या है, अब ये देखिए, ये संसाधन है हमारे लिए। हम गाड़ी चलाते हैं या कोई भी परिवहन के साधन जब यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, तो हमें पेट्रोल चाहिए होता है। लेकिन अगर हम उस पेट्रोल का इस्तेमाल एक बार कहीं जाने के लिए कर लिए, तो क्या वो पेट्रोल उतना रहाएगा, नहीं रहाएगा, वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये एक समाप्यशील संसाधन है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है और ये नवीकरणीय संसाधन के रूप में आता है। और हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ जो मानव निर्मित संसाधन होते हैं उसमें कुछ वर्गीकरण और किए गए हैं। जैसे स्वामित्व के आधार पर संसाधन, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन होता है, उसके अंतर्गत आता है व्यक्तिगत, इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके अंतर्गत स्वामित्व के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत संसाधन और राष्ट्रीयकृत संसाधन, यानी सार्वजनिक संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। कैसे, देखिए, एक होता है स्वामित्व के,
स्वामित्व यानी होता है जिसमें अपना स्वामित्व हो, अपना मालिकाना हो, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? कोई भी ऐसा संसाधन जो वो केवल व्यक्तिगत रूप से उपयोग किया जाए। जैसे मान लीजिए हमारा घर है तो उसका उपयोग केवल हम ही कर सकते हैं, सामने वाले का हक नहीं है उसमें। सार्वजनिक संसाधन, ठीक है। हमारी कार है तो क्या हमारे अलावा उसका कोई उपयोग कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसमें आता है व्यक्तिगत संसाधन, एक आता है सार्वजनिक संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन के अंदर जैसे होते खुद का घर, मकान, ठीक है, कार, मतलब बहुत सारी चीजें आती है। सार्वजनिक संसाधन जैसे हैंडपंप, रोड लाइट, ठीक है। अब आप देखिए क्या होता है कि व्यक्तिगत संसाधन जो होता है, जैसे वो हमारे द्वारा बनाया गया, एक व्यक्तिगत द्वारा बनवाया गया मकान या गाड़ी, खरीदी गई गाड़ी होती है जिसका उपयोग केवल व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, उसमें दूसरों का अधिकार नहीं होता है। और सार्वजनिक संसाधन जैसे सरकार द्वारा बनाया गया हैंडपंप, रोड लाइट, स्ट्रीट, सड़क, वो सारी चीजें हर मानव क्या करता है? उपयोग करता है। जैसे तालाब हो गया, इसमें तालाब भी आता है। तालाब एक मोहल्ले में खुद गया, एक गांव में, उस तालाब का उपयोग क्या करेगा? पूरा गांव करेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें सार्वजनिक संसाधन के अंतर्गत आती हैं और ये व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ते हैं, संसाधनों से आशय, महत्व और उसके प्रकार, और आपने देख लिया अच्छे से। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ सकेंगे। जिन लड़कों की समझ में नहीं आया है या नहीं आता या कोई प्रश्न है उनके मन में, वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। थैंक यू।